हर जगह कोरोना वायरस और इम्यूनिटी की बात हो रही है। हर कोई जी जान लगा रहा है इम्यूनिटी पाने के लिए कि कोई नुस्खा मिल जाए कहीं से। सोशल मीडिया हो, टीवी हो, फिटनेस एक्सपर्ट्स हो, डॉक्टर्स हो, हर कोई हर जगह यही बात कर रहा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो आइए इसके पीछे का सच जानते हैं। नमस्कार, नूर में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैल है। मैं एक सर्टिफाइड एक्सरसाइज ट्रेनर और मूवमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। आपको अभी तक बहुत सारे तरीके पता लग गए होंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के, जैसे विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए, जिंक लीजिए, बहुत सारा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाइए, जिंजर गार्लिक लीजिए, हर्ब्स हैं जैसे गिलोय, अश्वगंधा, वो लीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, अवॉइड कीजिए स्ट्रेस को। और आज मैंने अपने एक एसोसिएट रशिया से है, उनसे सुना कि वहाँ पे जिंजर 3000 रुपये का मिल रहा है, मतलब इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो ये करीबन 12 टाइम्स ओवर प्राइस है। और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे आयुर्वेदिक स्टोर में गिलोय और अश्वगंधा गायब हो चुका है, और मेडिसिन स्टोर में से विटामिन सी और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स स्टॉक आउट हैं। तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाते हैं। हमने डिसाइड किया कि आपको इसके पीछे का सच बताते हैं, कुछ मिथ ब्रेक करते हैं। और इस वीडियो के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे हेल्थ कोच एलिजाबेथ माथियासेन को। शी इज़ फ्रॉम कैलिफोर्निया, उनके इनपुट्स के लिए। अब इस वीडियो के बाद होपफुली आप कन्विंस हो जाएंगे जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह आपको मदद करेगा कुछ स्मार्ट डिसीजन लेने में, आपका पैसा भी बचाएगा, आपका एफर्ट भी बचाएगा। चलिए, इम्यूनिटी को मैं फ्रेज करता हूँ। इम्यूनिटी एक संतुलित स्थिति है, एक बैलेंस स्टेट है हमारी बॉडी की, जिसमें हमारे बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा तंत्र होते हैं, वो इन्फेक्शन या डिजीज से लड़ते हैं। अब हम इम्यूनिटी को जनरली सीजनल फ्लू के टाइम याद करते हैं। जैसे वेदर चेंज हुआ, सीज़न चेंज हुआ, तो लोगों को कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो हम कहते हैं आपकी वीक इम्यूनिटी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी जो है सीजनल बेसिस पे नहीं होता, ये हमेशा एक्टिव रहती है। कैसे रहती है मैं आपको समझाऊंगा। अब थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। इम्यूनिटी मैंने आपको बताया एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म या तो बॉडी के अंदर से आएगा या बॉडी के बाहर से आएगा। अब अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी के अंदर से आता है तो हम इसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। अब मैं इसको आपको 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगा। समझिए कि कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आपको अटैक कर रहा है। अब ये बैक्टीरिया वायरस जो होगा ये किसी प्रोटीन से बना होगा, और उसके सरफेस पे जो कोई प्रोटीन होगा उसको हम बोलेंगे एंटीजन। तो मानिए ये एक एंटीजन है। अब बॉडी इससे लड़ने के लिए केमिकल प्रोड्यूस करेगी, तो वो भी एक प्रोटीन होगा, उसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी। एंटीजन, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी एंटीजन को किल करके हमारी बॉडी को सेव करता है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब आपने देखा होगा इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीनेशन होता है बच्चे का, या वैसे बड़ों में भी होता है बीमारी के अगेंस्ट। तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि उस हार्मफुल बैक्टीरिया के, वायरसेस के या उन प्रोटीन्स के बहुत बहुत हल्के, बहुत स्मॉल स्टेन्स डाले जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर वो स्टेन जाते हैं, तो वो क्योंकि इतने हार्मफुल नहीं होते, उतने पावरफुल नहीं होते, तो हमारे बॉडी फिर अगेन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और वो उसको किल कर देता है, और बॉडी में इम्यूनिटी पैदा हो जाती है उनसे लड़ने के लिए। और अगर फ्यूचर में वो बैक्टीरिया, वो वायरस स्ट्रेंथ के साथ आते हैं तो हमारी बॉडी तैयार होती है। अब आपने देखा इन बोथ केसेस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पैदा हुए थे। अब एक डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें बॉडी में बाहर से इम्यूनिटी दी जाती है, इसको हम बोलेंगे पैसिव, क्योंकि बाहर से दी जा रही है। अब इसके भी मैं आपको 2 एग्जांपल समझाता हूँ। अब एक एग्जांपल है जैसे कि मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के प्लेसेंटा से, गर्भ से, उसके अंदर बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज जाते हैं। और बर्थ के बाद भी, चाइल्ड बर्थ के जो पहले 2 दिन होते हैं उसमें ब्रेस्ट से जो डिस्चार्ज होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, बट वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता रहता है मिल्क में। और जो इंपॉर्टेंट होती हैं फर्स्ट 2 डेज़ की होती हैं, उसके बाद भी होता है, बट वो डाइल्यूट हो जाता है। अब ये इसके अंदर मदर ने इम्यूनिटी दी, तो ये सेकेंडरी हुआ, पैसिव हुआ। अब एक ऑप्शन होता है पैसिव इम्यूनिटी में सेकेंड, जिसमें हम एंटीबॉडीज़ लैब में प्रोड्यूस करते हैं या किसी और पर्सन की लाके, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसमें डालते हैं। तो अब आपने देखा इन दोनों एग्जाम्पल में पैथोजन से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी आई, जो एंटीबॉडीज़ आए, वो बाहर से आए। तो अब होप आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इम्यूनिटी आपको क्लियर हो गई है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये सब कुछ फिजिकल लेवल पे कैसे होता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, फिर आप जो हम आपको बताना चाह रहे हैं उससे कोरिलेट बहुत ईजिली कर पाएंगे। हमारी बॉडी में 3 तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। पहला, लाइन ऑफ डिफेंस। अब मान लीजिए किसी पैथोजन ने अटैक किया, अब उसको हमारी आउटर स्किन से जाना पड़ेगा या म्यूकस मेम्ब्रेन से जाना पड़ेगा। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? हमारी आइज़, हमारी नोज़ कैविटी और हमारी माउथ कैविटी, इनमें जो मेम्ब्रेन है, इनमें जो अंदर का स्किन है, उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यही कंटिन्यू रहती है फूड पाइप में, विंड पाइप में, स्टमक में। इसी तरह की जो इनर लाइनिंग, इनर लेयर होती है, उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं।
होप इट इज़ क्लियर। अभी हमारा पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, पहला सुरक्षा चक्र। अब हमारी स्किन में मिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया और फ्लोरा होता है। अब ये जो हमारा गुड बैक्टीरिया है, ये जो बाहर से आने वाला पैथोजन है उससे लड़ता है। हवा में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस हर वक्त रहते हैं। जैसे ही वो आपको स्किन को टच करते हैं, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है और हमारा कोई भी वायरस अटैक करता है उसको हमारी स्किन के ऊपर बैठे हुए गुड बैक्टीरिया किल करते हैं। और यही प्रोसेस अंदर भी रहता है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी एग्जैक्टली इसी तरीके से फाइट करती है। अब आया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब सपोज ये पैथोजन किसी तरीके से हमारी स्किन के अंदर चला जाता है या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है, जैसे कोई कट पड़ा हो सकता है हमारी स्किन के अंदर भी बॉडी के कुछ ब्रेकेज हो सकती है म्यूकस मेम्ब्रेन में, और हो सकता है ये बैक्टीरिया, ये पैथोजन, ये वायरस बहुत पावरफुल हो। तो उस केस में अगर वो एंटर कर गया तो यहाँ पे रोल आता है ब्लड का। ब्लड में फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स करके कुछ सेल्स होते हैं जो इस पैथोजन को एनगल्फ करते हैं, खा जाते हैं, इस एंटीजन को खा जाते हैं, उसको किल करके आपको बचा लेते हैं। और इतनी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में बॉडी काम करती है कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करके, जैसे कि वो क्या होते हैं, जैसे कि फीवर। अब इसमें आपको पता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और बॉडी कुछ केमिकल रिलीज़ करती है उन पैथोजेंस को मारने के लिए। ये जो फीवर होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म है। फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अब बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि वो उन इन्फेक्शन से लड़ सके। और हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फीवर बढ़ा, पैरासीटामोल डाला या कोई काढ़ा डाला, हर्बल काढ़ा डाला, और हम बॉडी के नेचुरल फाइटिंग प्रोसेस को सप्रेस कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब ये था सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब आया थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इन दोनों लाइन ऑफ डिफेंस के बाद भी अगर वो वायरस और आगे बढ़ गया है तो हमारी ब्लड के अंदर स्पेसिफिक लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो कि एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडी उस पैथोजन से उस एंटीजन, ये एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन होते हैं। तो एंटीजन का प्रोटीन, जो वायरस का प्रोटीन एंटीजन, और हमारी केमिकल, हमारी बॉडी ने जो प्रोड्यूस किया प्रोटीन वो एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी, वो उसको खा जाता है, किल कर देता है और इस तरह से आपको बचाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो, और नहीं क्लियर तो आप इसको दोबारा सुनिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है, जो इम्यूनिटी के बारे में आपको समझाया, क्या ये स्पेसिफिकली, ये वर्ड स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या किसी भी फैक्टर द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि एक्स्ट्रा विटामिन खा के, स्पेशल हर्ब्स ले के, एक्सरसाइज करके, योगा करके? तो मेरा आंसर है बिग नो। अब आप कहेंगे यार क्या बात कर रहे हो आप, हर हेल्थ एक्सपर्ट, हर डॉक्टर, हर हेल्थ मैगजीन, हर योगा गुरु कह रहा है इम्यूनिटी ऐसे बढ़ाओ और आप दूसरी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पर्सपेक्टिव है ये गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। आपको जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो एक जनरलाइज स्टफ है जो बॉडी पे टोटलिटी में एप्लीकेबल होता है। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है तो आप एलोपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएगा, वो आपको हर्बल मेडिसिन सब्सक्राइब करेंगे या एलोपैथिक मेडिसिन सब्सक्राइब करेंगे। फिर वो आपको बोलेंगे कि आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, शुगर अवॉइड कीजिए, राइस पोटैटो अवॉइड कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, बहुत सारी वेजिटेबल्स खाइए, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लीजिए, या अश्वगंधा लीजिए, मिल्क थिसल लीजिए, फेनुग्रीक लीजिए। अगर आपको कार्डियो और ओबेसिटी का इशू है तो वही सेम एडवाइस। वो कहेगा आपकी ब्लड कंस्ट्रिक्टेड हो गई है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, तो आपकी ये रही मेडिसिन। अब आप डाइट चेंज कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, डाइट कंट्रोल में आपको कहेगा फैट आप कम खाइए, शुगर अवॉइड कीजिए, राइस कम खाइए क्योंकि आप मोटे हो जाएंगे, पोटैटो शुगर किलर है, शुगर मत लीजिए, डेली रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बहुत सारा जिंजर लीजिए, बहुत सारा गार्लिक लीजिए। तो आपको कहीं भी कुछ स्पेसिफिक नजर आ रहा है? ओके, लेट मी साउंड लिटिल टेक्निकल। अभी मैंने आपको बताया था कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्लड कितने ज़रूरी है हमारे डिफेंसेस के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इनके लिए क्या ज़रूरी है। स्किन के लिए आपको ऐड करना होगा विटामिन ए और नियासिन। नियासिन एक टाइप होता है विटामिन बी का। म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए आपको ऐड करना होगा विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक और बायोटीन। अब आए ब्लड पे। ब्लड के लिए आपको चाहिए विटामिन B6 बहुत ज़रूरी है। आरबीसी के लिए, आरबीसी क्या होते हैं? आरबीसी एक टाइप के सेल्स होते हैं ब्लड में, बहुत ज़रूरी फंक्शन होता है उनका। अब दूसरा आता है आयरन। अब आयरन तो आपको सबको पता होगा कि आयरन कितना एसेंशियल है ब्लड के लिए, ये भी आरबीसी बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है विटामिन सी। अब विटामिन सी, वही विटामिन सी जिसकी चर्चा इतनी है, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है आयरन को एब्जॉर्ब करने में, तो बहुत ज़रूरी है। और ये जो फैगोसाइटिक एक्शन मैंने आपको बताया था डिफेंस मैकेनिज्म का 2, उसमें बहुत हेल्पफुल है।
विटामिन ई, अब ये आरबीसी जो मैंने आपको बताते हैं उनको अगेन बनाने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और विटामिन के यूज़ के लिए भी विटामिन ई बहुत नेसेसरी है। विटामिन के, अब जो आपको मान लो कोई कट पड़ता है तो उसके बाद वहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स आके उसको गाढ़ा कर देते हैं, खून को, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, इसके लिए भी विटामिन के ज़रूरी है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया विटामिन और मिनरल्स, वो ब्लड, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए बताए हैं। तो आपको कुछ लग रहा है कोई विटामिन रह गया हो? मतलब मैं आपको सारी लिस्ट बना के दे सकता हूँ, पूरा दिन लग जाएगा, बट ये विटामिन और इनके मिनरल्स के मल्टीपल रोल्स होते हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे। अब आप कहेंगे हर्ब की बात करो, तो हर्ब्स अगेन होता क्या है, हर्ब्स मिनरल्स और विटामिन का कॉम्बिनेशन ही तो होता है। इनको अगर इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो उनके अंदर कुछ अलग डिफरेंट प्रकार के विटामिन होते हैं, कुछ अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और भी होते हैं। अब आप कहेंगे एंटीबॉडीज़ कहाँ गया, वो प्रोटीन वाला पार्ट। तो वो प्रोटीन वाला पार्ट, उसके लिए आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, अमीनो एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं अमीनो एसिड से बनते हैं, तो हमें प्रोटीन लेना ज़रूरी है। तो आप कोई प्रोटीन लेता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे खाने में किन सोर्सेज से प्रोटीन मिल सकता है, तो आप हमारे को कमेंट कीजिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब कुछ लोग सिर्फ रिसर्च की भाषा समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं कोई भी अनबायस्ड रिसर्च नहीं है। अनबायस्ड रिसर्च से क्या मतलब हुआ कि वो रिसर्च जो कि सप्लीमेंट कंपनीज द्वारा ना स्पॉन्सर की गई हो। कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है जो ये कहती हो कि इम्यूनिटी बूस्टर्स, जो हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं या विटामिन सी है, ये स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। इनफैक्ट विटामिन सी का तो कोई रोल ही नहीं है कफ एंड कोल्ड की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और इसके ऊपर तो रिसर्च भी है। नॉर्मली हमें एक मेटा एनालिसिस चाहिए होता है, कोई भी एरिया में जो रिसर्च हो रहा है। मेटा एनालिसिस क्या होता है? रिसर्च का कॉम्बिनेशन, यानी कि किसी भी टॉपिक की रिसर्च है तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च चाहिए उस कंक्लूजन पे पाने के लिए कि वो चीज़ मान्य है। तो बट ऐसा कोई भी रिसर्च मेटा एनालिसिस नहीं है किसी न्यूट्रिएंट के ऊपर कि वो इम्यूनिटी इस तरीके से बढ़ाता हो। अब कोई विटामिन आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में ले लेते हैं, तो अगर वो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल मतलब पानी में घुल जाता है, तो वो आपका एक्सेस जो विटामिन है वो यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। एक्स्ट्रा विटामिन का लेने का कोई यूज़ नहीं है उस केस के अंदर, बॉडी उसको स्टोर नहीं करती, तो आपकी पैसे यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहे हैं। 4 ऐसे विटामिन हैं जो बॉडी स्टोर करती है, विटामिन ए, ई, डी और के। कहाँ स्टोर करती है? लीवर और फैटी टिश्यूज़ में। तो अगर आप एक्स्ट्रा पिल्स पॉप कर रहे हैं विटामिन सी के बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी, तो आपको समझ आ रहा होगा कि वो कहाँ जा रहा है। और एक बात और मैं आपको विटामिन सी के बारे में बता दूं कि विटामिन सी अगर आप एक्स्ट्रा डोजेज में ले रहे हैं तो बहुत से लोगों को डायरिया हो जाता है, दस्त, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, और एक्चुअली ये इम्यूनिटी लो भी कर देते हैं उस केस के अंदर। और कुछ विटामिन को एक्सेस लेने के बाद हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, जैसे कि विटामिन डी। अगर आप विटामिन डी ज़्यादा ले रहे हैं तो इसमें हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों साथ साथ चलते हैं, और उस केस में नौसिया और वॉमिटिंग आपको होने लगेगा। और अगर आप विटामिन और आप मिनरल जिंक ज़्यादा ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर कॉपर को कम कर देगा, उसकी मात्रा को कम कर देगा। हर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे या वो मिनरल हो या कोई विटामिन हो, उनके मल्टीपल रोल्स होते हैं। हमारी बॉडी जो है एक जाल है, एक इंटीग्रेटेड और इंटर रिलेटेड सिस्टम है। अगर एक सेक्शन वीक हुआ तो दूसरा सेक्शन प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। आप एक सेक्शन को मजबूत कर रहे हैं तो दूसरा सेक्शन आपका वीक रह गया, तो वो जो मजबूत वाला सेक्शन है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो आपको इन सब को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तो डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम पे डिपेंड होता है। चलिए मैं थोड़ा सा साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, आपका डिपार्टमेंट है रॉ मटेरियल का और आपका डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का। अगर रॉ मटेरियल वाला डिपार्टमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो आप कितनी भी बढ़िया प्रोडक्शन की मशीन ले आएँ, कितना भी उनमें प्रोडक्शन की मशीनों में ऑयलिंग करते रहें, आपका सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा, राइट। चलिए एक और एग्जांपल है। तो मान लीजिए आप गृहिणी हैं, तो अब आप ये समझिए आप आटा गूंद रहे हैं, तो अगर प्रॉपर आटे का और पानी का मिक्स नहीं होगा, कोई भी ज़्यादा हो गया तो वो वेस्ट है, उसका प्रॉपरली आउटपुट नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हमारा सिस्टम भी काम करता है, हमारा शरीर भी काम करता है।
तो ये जो हेल्दी थिंग्स है ना, ये ओवरऑल अप्लाई होती हैं टोटलिटी में, नॉट जस्ट फॉर इम्यूनिटी। तो प्लीज़ फ्रैंटिक बाइंग मत कीजिए, अननेसेसरी हेडेक मत लीजिए, मत भागिए किसी स्पेशल मिराकल हर्ब्स और विटामिन को ढूंढने के लिए। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको कंज्यूम कीजिए, अपना माइंड को शांत रखिए। आपको बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है, अच्छी स्लीप लेनी है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अवॉइड नहीं कहूँगा मैं, मैनेज कहूँगा, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में अवॉइड करना बड़ा दिक्कत का काम है। और आपको फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। अब ये जो 4 फैक्टर मैंने आपको बताया, ये खुद में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और इंटर रिलेटेड हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे आपकी अच्छी स्लीप नहीं है तो आप अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, और आपकी अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अच्छी स्लीप नहीं ले पाएंगे। ये सारे फैक्टर भी इंटर रिलेटेड होते हैं। अच्छा बैलेंस्ड फूड क्या होता है, गुड स्लीप क्या होती है, कैसे उसको अटेन करें, मैनेज कैसे स्ट्रेस को करें, ये सब टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो अब आप ये भी चीज़ समझ गए होंगे कि क्यों इस कोरोना वायरस के अंदर हम ये कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो। अगर कोई रियली में डायरेक्ट तरीका होता इम्यूनिटी बूस्ट करने का तो डॉक्टर्स उस तरीके को अप्लाई करके ऑलरेडी ही बेनिफिट ले चुके होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑन दीज नोट्स मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगा। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये हमें मोटिवेट करेगा कि हम इसी तरीके से आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। मेरा फॉर्टे एक्सरसाइज ट्रेनिंग है, तो जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा एक्सरसाइज के बारे में कि प्लीज़ डोंट फोर्स योरसेल्फ टू एक्सरसाइज। अब एक सडन सर्ज आ गया लोगों में जिन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। गलत की हुई एक्सरसाइज डैमेज ज़्यादा करती है बनिस्बत अच्छा करने। अब मैं देख रहा था कि एक फर्स्ट टाइमर लेडी थी इन हर 50s, तो वो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रही थी एंड शी वाज डूइंग जंपिंग जैक। आपकी स्क्रीन पे जंपिंग जैक आ रहा होगा। तो वो ये नोट ही नहीं कर रही थी कि फीट उनके किस तरीके से लैंड कर रहे हैं। तो वो उनको डैमेज ज़्यादा कर रहा था फ़ायदा पहुँचाने की बनिस्बत। और कल मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि उनकी मदर का हैमस्ट्रिंग मसल खिंच गया जब वो पश्चिमोत्तानासन कर रही थी। उसने उनकी मदर को बोला कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप योगासन कीजिए। तो ये योगासन बहुत अच्छा है, बट ये जो स्ट्रेचिंग होती है ये फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए, बहुत कामली इसको किया जाता है। तो आप गाइज, आप लोग कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी इश्यू है किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, चाहे वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, चाहे वो योगासना हो, तो हमें बताइए कमेंट्स में। हम आपको गाइड करेंगे करेक्ट फॉर्म के साथ और अल्टरनेटिव्स के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।